प्रेत और सुपरनैचुरल चीजों ने मुझे हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है और इसका क्रेडिट जाता है मेरी दादी की डरावनी कहानियों को। हर साल गर्मियों की छुट्टियां मैं केरल में अपनी दादी के घर बिताता था, गुड़गांव के शोर शराबे से दूर। वहां का सुकून मुझे भाता था। फिर वह साल आया जब मंकी मैन ने मेरी गर्मियों को डरावना बना दिया। उस साल दिल्ली में मंकी मैन के होने की अफवाहें उड़ रही थीं। उस बार केरल जाना इस भयानक शहरी अफवाह से बचने का एक बहाना था। मन में डर था पर केरल जाने की उत्सुकता भी थी। एक शाम मैं दादी के साथ बरगद के पेड़ के पास दिया जलाने जा रहा था। रास्ते में मैंने उन्हें मंकी मैन के बारे में बताया। सोचा था उसके बारे में सुनकर वो भी डर जाएंगी, पर दादी ने तो बस कंधे उचकाए और पूछा, बस इतना ही? उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैं हैरान रह गया। मेरे चेहरे पर निराशा देखकर दादी मुस्कुराई, फिर बोली, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक बार इस मोहल्ले में क्या हुआ था, फिर तुम बताना कि मंकी मैन डरावना है या मेरा ये किस्सा। उनकी आवाज में एक रहस्य छिपा था। मैं कान लगाकर सुनने लगा। अब मैं वही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे गांव में एक सिनेमा घर हुआ करता था, कृष्णा टॉकीज। मेरे परदादा इसके मालिक थे। पूरे इलाके में बस यही एक सिनेमा घर था, अगला त्रिशूर शहर में। ये आजकल के मल्टीप्लेक्स जैसा शानदार नहीं था। न एयर कंडीशनर था, न गद्देदार सीटें। यहाँ तक कि छत भी पक्की नहीं थी। सूखे ताड़ के पत्तों से छत बनी थी। गर्मियों के तपते दिनों में पत्तों के बीच से सूरज की किरणें झांकती थी। यह सिनेमा घर हमारे गांव के मोड़ पर था। सामने की तरफ त्रिशूर और क्रंगनोर को जोड़ने वाला व्यस्त राजमार्ग था। पीछे की तरफ एक विशाल जंगल था जो 400 साल पुराने कृष्ण मंदिर पर जाकर खत्म होता था। मंदिर के पास लोग रहते थे, लेकिन सिनेमा घर और मंदिर के बीच का 1 मील का रास्ता हमेशा सुनसान रहता था, खासकर सूरज डूबने के बाद। गांव वाले इस जगह के आसपास भी नहीं जाते थे। उनका मानना था कि यहाँ एक यक्षिणी का वास है। इसी डर से लोग वहां से दूर ही रहते थे। यक्षिणियां कभी देवताओं जैसी दयालु मानी जाती थी, पर आधुनिक साहित्य ने उन्हें चुड़ैलों के स्तर पर ला दिया, कम से कम हिंदी लोक कथाओं में। मलयाली संस्कृति में यक्षिणी एक मोहक प्राणी है जो आधी रात को एकांत जगहों पर लहराती सफेद साड़ी में घूमती है। उन्हें तेज आंखों वाली सुंदर महिलाओं के रूप में चित्रित किया जाता था। उनसे पालापू की सुगंध आती थी, एक ऐसे पेड़ का फूल जिसे अंग्रेजी में शैतान का पेड़ कहा जाता है। कहा जाता है कि यक्षिणियां रात में अकेले सफर करने वाले पुरुषों को अपना शिकार बनाती हैं, अपनी सुंदरता से लुभाकर उनका खून पीती हैं। कृष्णा टॉकीज से दूसरा शो देखकर निकलने वाले लोग यक्षिणी के डर से थिएटर के पीछे खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। 5 अप्रैल 1957 का दिन था। कम्युनिस्ट नेता EMS नंबूदरीपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री बने। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। पर स्थानीय जश्न से दूर कल्याणी देवी बस अपने पति माधव मेनन का इंतजार कर रही थी, और माधव अपने साथियों की तरह पूरा दिन पार्टी कार्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का जश्न मना रहा था। जीत का नशा माधव के सर पर चढ़ गया था। उसने स्थानीय जमींदार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी थी, और वो जमींदार कोई और नहीं, मेरी दादी के पिता थे। माधव का परिवार 3 पीढ़ियों से जमींदार की संपत्ति की देखभाल कर रहा था। माधव का मानना था कि अब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। रोज की तरह दिन का आखिरी शो खत्म होने के बाद मेरे परदादा अपने भाई को टिकट घर की कमाई गिनने और घर लाने भेजते थे। पर उस दिन वह त्रिप्रयार में किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, इसलिए यह काम विचारधारा से भरे माधव मेनन के सिर पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। माधव रात के 11:30 बजे आखिरी बस से थिएटर पहुंचा। दूसरा शो खत्म हो चुका था, लोग जा चुके थे और गेट बंद था। छोटे कद के माधव ने गेट के ताले पर लगी जंग खाई चेन को पकड़ा और उससे दस्तक दी। 1 बार, 2 बार और फिर तीसरी बार। वेलप्पन, वहां का मैनेजर और केयरटेकर, इस संकेत को जानता था। वह तुरंत लालटेन और चमड़े का थैला लेकर बाहर आया। पंजों के बल दबे पांव चलते हुए गेट की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। मुझे लगा था तुम घर चले गए होंगे, आज रात यहाँ नहीं आओगे, काले रंग के वेलप्पन ने कहा। लेकिन अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए। अब मुझे यहाँ रात नहीं बितानी पड़ेगी। जश्न उम्मीद से ज्यादा ही लंबा चला, माधव ने अपनी गहरी आवाज में कहा।
और मैं कैसे नहीं आता? मुझे उस अत्याचारी जमींदार के आदेशों का पालन करने पर मजबूर किया जाता है। मैंने सुना तुम्हारी माँ बीमार है और कल्याणी देवी भी अकेली है। हाँ, लेकिन जमींदार बेरहम है। उसे मजदूरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। माधव ने गेट से अंदर आते हुए शिकायत की। वेलप्पन ने उसे चमड़े का थैला थमाया। खैर, तुम उसके पति हो। अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो टाउन हॉल में जश्न मनाने नहीं गए होते, है ना? कैसे भूल सकता हूँ। तुम जमींदार के कई वफादार कुत्तों में से एक हो। जब तक तुम जैसे लोग पूंछ हिलाते रहेंगे, समाज कभी अपनी बीमारी से मुक्त नहीं होगा। सफेद धोती और सूती कमीज पहने माधव ने गर्व से घोषणा की। आज की हमारी जीत एक संकेत है कि इस क्षेत्र में चीजें बेहतर होने वाली हैं। क्रांति शुरू हो चुकी है। अयो, मुझे इस क्रांति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस एक साधारण आदमी हूँ जो गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, और मैं हमेशा जमींदार का कृतज्ञ रहूंगा जो दयालुता से मेरे परिवार की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रखता है। वेलप्पन ने एक पल के लिए थिएटर की ओर देखा और फिर विनती की, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देर करने के लिए दोष दो। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? वेलप्पन ने पूछा। नहीं, मुझे डर है कि समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना होगा। वेलप्पन की आंखों में डर की एक चमक दिखी। उसने पूछा, लेकिन माधव, क्यों तुम जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेना चाहते हो? क्योंकि लगभग आधी रात हो चुकी है और मेरी पत्नी घर पर अकेली है। शॉर्टकट से मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, माधव ने समझाया। लेकिन उस रास्ते पर यक्षिणी का वास है, कोई हिम्मत नहीं करता। माधव ने बीच में टोका। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, वेलप्पन बोला। माधवेट्टा, यक्षिणी बहुत चालाक होती है। वह पालापू की महक और अपने आकर्षक शरीर से तुम्हें मोह लेगी। फिर वह तुम्हारा खून चखने का तरीका ढूंढ लेगी। उसके बाद तुम्हें बस उसका भयानक चेहरा दिखाई देगा जब वह दांत निकालकर तुम्हारा खून चूसेगी। सुबह तक तुम गिद्धों का भोजन बन जाओगे। देखो वेलू, मुझे लोक कथाएं पसंद हैं, लेकिन सिर्फ किताबों और फिल्मों में, वरना यह महज अंधविश्वास है। और अगर मुझे एक मिल गई तो। बोलते बोलते माधव ने जमीन पर से एक बड़ा सा ग्रेनाइट का टुकड़ा उठाया और आत्मविश्वास से बोला, मैं इससे उसे बेहोश कर दूंगा। यक्षिणियां ग्रेनाइट से डरती है ना? ये कहकर वो हंसा। हैरान वेलप्पन ने बहादुर कम्युनिस्ट को अपनी लालटेन देते हुए कहा, कृपया इसे अपने साथ ले जाओ। वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहना। हाँ, रोशनी काम आएगी। ये कहकर माधव ने ग्रेनाइट का टुकड़ा छोड़ दिया और वेलप्पन से लालटेन ले ली। वेलप्पन गेट के बाहर निकला और थिएटर को ताला लगा दिया। जैसे ही माधव थिएटर के पीछे की ओर जंगल की तरफ बढ़ने लगा, वेलप्पन ने अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अंधेरी रात में लालटेन की मध्यम रोशनी माधव को आगे का रास्ता दिखा रही थी। जंगल की ओर बढ़ते हुए पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। माधव ने अपने मन को दृढ़ किया। यह सब बस कहानियां हैं, उसने खुद से कहा। फिर भी उसके कदम थोड़े धीमे हो गए थे। क्या वह सचमुच यक्षिणियों में विश्वास नहीं करता था, या फिर उसके मन के किसी कोने में डर था? अचानक दूर से एक मीठी सी खुशबू आई, पालापू की महक। माधव रुक गया। क्या ये वही थी जिसके बारे में वेलप्पन ने चेतावनी दी थी? वेलप्पन से विदा लेकर माधव अंधेरे जंगल की ओर गहराई में बढ़ने लगा। चलते चलते उसने गुस्से में खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बेवकूफ वेलप्पन, पता नहीं कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेता है। पुराने थिएटर का भवन धीरे धीरे उसकी नजर से ओझल होकर चारों ओर के घने पेड़ों से छिप गया था। माधव ने रात के आकाश की ओर देखा। वो एक अजीब और खूबसूरत नजारा था। चांद एक परिपूर्ण अर्धचंद्र के आकार में लटका हुआ था। चारों ओर भारी भूरे बादल अंधेरे में आलसी से तैर रहे थे। तभी अचानक बिजली की एक तेज चमक ने सब कुछ सिर्फ एक पल के लिए रोशन कर दिया। फिर दूर से गरज की धीमी गूंज सुनाई दी। मुझे और तेजी से चलना होगा, माधव ने अपने मन में सोचा। अब वो और तेजी से चलने लगा। मुझे तूफान आने से पहले वहां पहुंचना होगा। जैसे जैसे वह रास्ते पर जल्दी जल्दी चलता गया, उसकी लालटेन जोर जोर से झूलने लगी, चारों ओर डरावनी परछाइयां फैलाते हुए। अचानक रात भयानक आवाजों से जीवंत हो उठी। चमगादड़ों ने अपने पंख फैलाए, झिंगुर जोर से चहचहाए
और एक उल्लू ने अंधेरे में आवाज लगाई। दूर से एक सियार की आवाज जंगल में गूंजी। आकाश और भी काला हो गया और बिजली की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। माधव का दिल तेजी से धड़कने रहा था। वह डर के मारे और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ रहा था। अब उसे जंगल का किनारा दिखाई दे रहा था। उसका घर बहुत करीब था, बस 100 कदम दूर। लेकिन तभी कुछ नुकीला उसके पैर में चुभ गया और लालटेन जमीन पर गिरकर टूट गई। उसकी लौ भी जंगल की लाल मिट्टी में विलीन हो गई। माधव दर्द से चिल्ला उठा, जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने कुछ अजीब सुना, पायल की मधुर झंकार। माधव उठ बैठा। उसका पैर अभी भी दर्द कर रहा था। हवा में एक छोटी सी गर्म रोशनी दिखाई दी जो उसकी ओर तैर रही थी। कौन है वहां? उसने पुकारा, बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए। माधवेट्टा, एक औरत की आवाज ने जवाब दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे माधव अच्छी तरह जानता था। पके हुए कटहल की तरह मीठी, लेकिन उसकी कांटेदार त्वचा की तरह तेज भी। माधव ने अंधेरे में आंखें मटकाते हुए देखने की कोशिश की कि वहां कौन है। एक शानदार खुशबू रात में खिलने वाले चमेली की तरह हवा में फैल गई। पायल की झंकार भी रुक गई जब जैसे ही कोई उसके पास घुटनों के बल बैठा। धुंधली पीली रोशनी में माधव ने एक ऐसा चेहरा देखा जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी कल्याणी देवी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माधव ने आश्चर्य से पूछा। मैंने तुम्हारी चीख सुनी, कल्याणी देवी ने कहा। मैं तुम्हें खोजने आई थी। अब जब तुम यहाँ हो तो इस कांटे को निकालने में मेरी मदद करो, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। माधव ने अपने सामान्य आदेशात्मक स्वर में अपनी पत्नी को आदेश दिया। मुझे देखने दो। उसने लालटेन नीचे रखी और माधव का पैर अपनी गोद में रखा। फिर कांटा निकालने के लिए आगे झुकी। माधव ने उसके भरे हुए स्तनों के उभार देखे। उसका गहरा गला रोशनी और छाया के खेल से और भी उभर रहा था। उसने अपनी पत्नी को 3 महीने के विवाह में कभी ऐसे नहीं देखा था। शायद यह पहली बार था जब उसे उस स्त्री की शारीरिक सुंदरता का एहसास हुआ जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, या फिर यह पालापू की मादक सुगंध थी। और तब उसने देखा एक फूल जो शैतान के पेड़ से तोड़ा गया था, उसके बालों के पीछे सजा हुआ था, ठीक वहीं जहां उसने अपनी चोटियां पिन की थी। माधव की आंखें फैल गईं। क्या वह सच में वही देख रहा था जो उसे दिख रहा था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता से भर गया। कल्याणी देवी की उपस्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लग रही थी और कुछ डरावनी भी। वेलप्पन के शब्द माधव के दिमाग में गूंजने लगे। वह पालापू की महक और अपने शरीर का इस्तेमाल करके तुम्हें लुभाएगी। माधव जल्दी से पीछे हटा, अपना पैर खींचते हुए। कांटा उसके हाथ में आ गया, साथ में खून की कुछ बूंदें भी। माधव ने कल्याणी देवी को घूर कर देखा। क्या हुआ प्रिय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने पूछा, अपनी उंगलियों से खून चाटते हुए। छी, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने घृणा से पूछा। मेरी चाची हमेशा कहती हैं कि जंगल में खून नहीं गिराना चाहिए, इससे जंगली जानवर आकर्षित होते हैं। उसने मासूमियत से जवाब दिया। फिर से वेलप्पन के शब्द माधव के दिमाग में घूमने लगे। वह तुम्हारा खून चखने का कोई तरीका ढूंढ लेगी। कल्याणी देवी अपने पति की ओर रेंगती हुई आई और धीरे से उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान खिल रही थी और लाल अटेन की टिमटिमाती रोशनी में वह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। चलो जल्दी घर चलते हैं, चूंकि तुम्हारी माँ बाहर गई है, पूरा घर और रात हमारे पास है। उसने दूसरे गाल पर चुंबन देते हुए कहा। वैसे यहाँ बाहर बहुत सुंदर है, मुझे घर नहीं जाना, उसने कहा और अपने बाल खोल दिए। शैतान का फूल जमीन पर गिर गया। एक ठंडी हवा ने फूल को अंधेरे में उड़ा दिया और बिजली की एक कौंध ने आसमान को रोशन कर दिया, जिससे जंगल में एक स्त्री से दूर हटते जा रहे एक पुरुष की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। माधव का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही कल्याणी देवी थी जिसे वह जानता था, या फिर कुछ और ही चल रहा था? अंधेरा गहराता जा रहा था और हर पल के साथ स्थिति और भी रहस्यमय होती जा रही थी। अब तक यह साफ हो गया था कि वह औरत उसकी पत्नी नहीं थी। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। माधव ने प्रार्थना की कि ये वेलप्पन के आखिरी शब्द न हो जो उसने सुने थे। वह भागना चाहता था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे रोक दिया।
वह औरत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी और तभी बिजली पास के एक पेड़ पर गिरी। लाचारी से उसने चारों ओर देखा और उसे एक कटहल के पेड़ की जड़ों के पास पड़ा एक टुकड़ा ग्रेनाइट का दिखाई दिया। वह उसकी ओर रेंगा और उसे अपने बाएं हाथ से उठा लिया। बिना निशाना लगाए उसने उस मोहिनी के सिर पर पत्थर दे मारा। वह जोर से चीखी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। बारिश शुरू हो गई और माधव उठकर अपने घर की ओर भागा। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वह उस औरत को दर्द से चीखते और रोते हुए सुन सकता था। माधव अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, अपने पैर से टपकते खून का निशान छोड़ते हुए। वह लंगड़ा रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपने दरवाजे तक पहुंच गया। उसने 2 बार, फिर 3 बार दस्तक दी। बेचैनी से वह लगातार दरवाजे पर मुक्के मारता रहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी और तूफान की आवाज के ऊपर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह चीखें भी नहीं सुन पा रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आखिरकार उसे चक्कर आने लगे और फिर वह बेहोश हो गया। माधव वहीं पड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ, अपने घर के बाहर, अकेला और बेसुध। रात अभी लंबी थी और कौन जानता था कि सुबह क्या लेकर आएगी। जब माधव को होश आया तो पक्षी चहचहा रहे थे। वह उनकी कलरव एकदम साफ सुन सकता था। माधव मेनन ने अपनी आंखें खोली और एक उदास सुबह देखी जिसमें धूप नहीं थी। उसने अपने सामने वेलप्पन और कुछ और गांव वालों को देखा। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा और देखा कि वह बाहर से बंद था। माधव ने वेलप्पन को एक उलझन भरी नजर से देखा। तुमने कल रात क्या किया? वेलप्पन ने पूछा। उसके चेहरे पर और उसकी आवाज में दुख था। तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। माधव उठा और वेलप्पन को कंधों से झकझोर दिया। तुम सही कह रहे हो, हम यकीन नहीं कर सकते। मैंने यक्षिणी को मार डाला है, माधव ने विजयी भाव से कहा। वेलप्पन ने माधव का बायां हाथ पकड़ा और उसे जंगल की ओर ले चलने लगा। गांव वाले पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ 100 गज चलने के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां कई और गांव वाले और 3 पुलिस इंस्पेक्टर जमा थे। वेलप्पन भीड़ को चीर कर आगे बढ़ा। जो दृश्य उसके सामने था उसने माधव को हैरान कर दिया। उसकी पत्नी कल्याणी देवी वहां निर्जीव पड़ी थी और उसके सिर से निकला खून एक छोटी नदी की तरह मंदिर के पास के तालाब की ओर बह रहा था। माधव बस घूरता रह गया। वह पत्थर जिससे उसने उसे मारा था मृत शरीर के पास पड़ा था। माधव के चेहरे पर हैरानी और भय का मिश्रण था। उसकी आंखें फटी रह गईं, जैसे वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई कल रात जो हुआ था वह सच था या फिर वो कोई भयानक सपना था जिससे वह अभी तक नहीं जागा है। ये कहानी सुनकर दादी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव चमक रहा था जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं बस वहीं खड़ा रहा, दिया थामे हुए। क्या तुम मुझे दिया दे सकते हो? दादी ने पूछा जैसे ही हम उस स्मारक स्थल पर पहुंचे। मैंने उन्हें दिया दे दिया। उन्होंने उसे पत्थर पर रखा और एक माचिस जलाई और बोली, साल बीते, सरकारें बदली, थिएटर बंद हो गया और भूमि सुधार ने मेरे पिता को जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जंगल साफ कर दिया गया और अब वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नया डाकघर है। लेकिन कल्याणी देवी की चीखें अब भी हर साल मई की 5वीं रात को सुनाई देती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी दुखी है। एक तांत्रिक को बुलाया गया था ताकि आत्मा से किसी भी बुराई को दूर किया जा सके। ये कहकर उन्होंने जलता हुआ दिया उन्होंने जमीन पर रख दिया। फिर क्या हुआ? मैंने हैरानी और उत्सुकता से पूछा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, उसकी आत्मा को उसी पत्थर में कैद कर दिया गया जिससे उसे मारा गया था। उसका सम्मान करने के लिए हमें कहा गया कि तब से हर साल मई के 5वें दिन इस पत्थर पर एक दिया रखें। ये कहकर उन्होंने उस भूरे रंग के ग्रेनाइट पत्थर को देखा जो हमारे दिए की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। उससे नजर हटाए बिना उन्होंने मुझसे पूछा, अब तक तो तुम जान ही गए होंगे कि आज कौन सी तारीख है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, 5 मई। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वाकई में? मैंने फिर से उस पत्थर को देखा जो अब अजीब तरह से चमक रहा था। क्या मुझे वो सुनाई दिया? एक धीमी सी आह, या शायद ये सिर्फ हवा थी। इस तरह के अनुभव मुझे आगे भी अपनी लाइफ में कई बार हुए। कुछ मेरे अपने थे तो कुछ मेरे आसपास के लोगों ने महसूस किए। वो सब मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा। यकीन कीजिए, सुनकर आपके रोंगटे खड़खड़ाए हो जाएंगे।
भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर लोगों का अटूट विश्वास है कि वहां सचमुच भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको उन्हीं सब जगहों के सफर पर लेकर चलता हूँ।